हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट हमारी योद्धा 1.2 बैच पर। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की बिल्कुल ही फ्री लेक्चर ऑफ क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स अवेलेबल भी कराए जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट से, चाहे वो फिज़िक्स, मैथ या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकती हो। फिर आप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैम या सर केमिस्ट्री के, या फिर आप उनसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, न्यू टॉपिक है हम लोग का, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लोराइज लो। हम लोग क्लोराइज लो को टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लोराइज लो क्या बोलना चाहते हैं कि देखो कि ईच आयन to make a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at the infinite dilution irrespectivity of the nature of the other ions of the electrolyte। इसका मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या है? कोलाराइज लोग बोलना क्या चाहते हैं, देखो कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो हम लोग का आयंस है, इन्फिनाइट डायमेंशन पर जो हम लोग आयंस है वो क्या बहुत ही डिस्टेंस में है, बहुत ही क्या वो डिस्टेंस में। ठीक है, बहुत ही वो डिस्टेंस में, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट डायल्यूशन की बात किया जा रहा है। तो इसके आयंस काफ़ी क्या है, बहुत ही दूर दूर है, बहुत ही डिस्टेंस में। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कि ये डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब कि इस आयंस पर वो क्या करता है, डिपेंड ही नहीं करता है। वो क्या करता है, वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो जो इसके पर्टिकुलर आयंस है, जो इसके पर्टिकुलर आयंस है जो इलेक्ट्रोलाइट में थे, जो इसके क्या है पर्टिकुलर आयंस, ईच आयंस मतलब कि जो पर्टिकुलर आयंस थे, जो इलेक्ट्रोलाइट में थे, वो किसके एसोसिएट होगा? वो तो एसोसिएट हो नहीं रहा है, जबकि वो डिसोसिएट ही हो गया है। जबकि क्या वो डिसोसिएट ही हो गया, तब वो क्या हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आयंस में वो क्या हो जाएंगे, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो ही नहीं रही। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयंस है वो काफ़ी डिस्टेंस में थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, वो तो यानी कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहे थे, मतलब कि पर्टिकुलर आयंस थे, वो तो पर्टिकुलर आयंस थे, इलेक्ट्रोलाइट के थे, वो किसके एसोसिएट ही नहीं हो रहे थे, वो तो डिसोसिएट पहले ही से हो गया था। ठीक है, तो आयंस किस में कन्वर्ट होगा, आयंस वो किस में कन्वर्ट होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, मतलब कि वो डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब कि वो आयंस तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इरिस्पेक्टिव, मतलब कि वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट की दूसरी आयंस, अदर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं। इंडिपेंडेंट क्या करेगा, मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो इस पर क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे आयंस पर क्या करेगा, दूसरे आयंस के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ बात बोली गई है, देखो, द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन टूवर्ड द टोटल कंट्रीब्यूट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ऐसे क्यों कहा गया है, देखो कि इसमें हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, आपको याद होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या था। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जो कंडक्टेंस मैंने आपको बताया था, जो कंडक्टेंस शो कर रही थी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो क्या कर रही थी, कंडक्टेंस शो कर रही थी। और कंडक्टेंस किस में शो कर रही थी, इलेक्ट्रोलाइट पर। किस पर शो कर रही थी वो, इलेक्ट्रोलाइट पर, क्योंकि वो डिसोसिएट मतलब कि आयंस क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आयंस क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस आयंस की वजह से जो हम लोग आयंस जो था, इस आयंस की वजह से क्या होगा कि हम लोग टोटल मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी। क्या होगी, टोटल मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो कोलोराइज लोग कहने का मतलब क्या, कोलोराइज लोग बोलना क्या चाहते थे कि जो हम लोग टोटल मतलब क्या, टोटल मोलर कंडक्टिविटी है, जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है, जो ईच आयंस क्या क्या बोल रहे, ईच आयंस में कंट्रीब्यूशन करता है। ईच आयंस में क्या कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन करता है, किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करता है ईच आयंस में। मतलब कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट डायल्यूशन। टोटल मोलर कंडक्टिविटी क्या हम लोग का, इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि मैंने क्या कहा था कि मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी। ठीक है, इसमें मैंने क्या की थी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की बात की थी, जो कि क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था वो, इलेक्ट्रोलाइट था, जो कि क्या कर रहा था, वो डिसोसिएट। क्या कर रहे थे वो, डिसोसिएट कर रहे थे। ठीक है, अब डिसोसिएट किस में कर रहे थे, आयंस में। ऑब्वियसली बात है कि आयंस में ही डिसोसिएट करेंगे ना। तो जब आयंस की वजह से, जब आयंस में डिसोसिएट करेंगे और आयंस की वजह से उससे क्या मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस शो करेगी आयंस में, क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इसमें और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जब इसमें कोलोराइज तो क्या बोल रहे थे कि ईच आयंस अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। देखो, ईच आयंस कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसके टोटल मोलर कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको टोटल मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस पर किस पर डिपेंड कर रहा है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। तो इन जो इस लैंग्वेज है, जिसको एक अलग तरह से स्टेटमेंट निकाले थे कोलोराइज ने 1875 में, उसको गिव दिए थे स्टेटमेंट को। देखो स्टेटमेंट्स में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हाँ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द सम ऑफ द लिमिटिंग ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द cations and the anions is multiplied by the number of ions present, one formula of the unit of the electrolyte। मतलब कि क्या हुआ, जो हम लोग लिमिटिंग, जो हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट था, तो लिमिटिंग मोलर ऑफ कंडक्टिविटी किससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, लैम्डा इन्फिनिटी से, या फिर लैम्डा 0 से भी आप लोग क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जो क्या बताया गया है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है, वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, किसी पर भी किसी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर वो क्या करेगा, उसकी इक्वल होगा।
सम ऑफ द लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी इक्वल किसकी इक्वल होगा, वो केटाइंस और एनाइंस में, ठीक है। केटाइंस और एनाइंस में इक्वल होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, लैम्डा एम जो कि मोलर कंडक्टिविटी, जो कि क्या हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने आपको बताया था क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्टेंस शो कर रहा है वो क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें अगर हम लैम्डा एम जो इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट डायल्यूशन है, लैम्डा एम की जब बात कर रहे हैं, जो वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, केटाइन और एनाइन में वो क्या करेगा, वो केटाइन और एनाइंस में, मतलब कि लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन, फिर लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन में वो क्या करेगा, डिसोसिएट करके वो अपने आप में बढ़ जाएगा केटाइन और एनाइन में, ठीक है। तो इसका आगे क्या है कि वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या क्या कहा गया, वन फार्मूला का मतलब क्या, इसमें केटाइन कितने हैं, केटाइंस तो हमारे पास एक ही है, और एनाइंस कितने हैं, एनाइंस तो एक ही है। तो उसको हम क्या करेंगे, ईच को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मिल जाएगा केटाइन और एनाइन में। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते, देखो इसका एग्जाम्पल क्या कहा गया है कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ फॉर NaCl, ठीक है। लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि इन्फिनाइट डायल्यूशन है NaCl पर, इन्फिनाइट डायल्यूशन NaCl पर वो क्या होगा, केटाइन में मतलब कि Na प्लस लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस मतलब कि आयनिक मोलर कंडक्टिविटी में होगा, ठीक है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी में होगा। तो इसका हम फिर से मैंने क्या बताया कि वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या है, एक एक फार्मूला वन वन है, तो दोनों को इच क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सम करेंगे, तो इसका आंसर हम लोग मिल जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोग का, इतना तो आप समझ गए ना कि लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या बोलना चाहते हैं, कि लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या था, इन्फिनाइट डायल्यूशन था, ठीक है। इन्फिनाइट डायल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट किसी इन्फिनाइट डायल्यूशन पर वो किसके इक्वल होगा, वो किसकी इक्वल होगा, किसके आयनिक कंडक्टिविटी होगा, केटाइंस और एनाइंस में होगा, जो कि क्या होगा वो केटाइंस जो कि लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी और एनाइंस जो कि आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है। यहाँ तक तो आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसका भी इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम पर पूछे जाते, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो सेम है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट द इन्फिनाइट डायल्यूशन इज द सम of the value of one depending on the cations and the other anions। मतलब कि क्या कोलोराइज लोग बोलना क्या चाहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर, कि हम लोग का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक टर्म है जो क्लोराइज लोग हम लोग समझाना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट, जिससे हम लोग लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है ना वो क्या है, इन्फिनाइट डायल्यूशन, वो क्या, वो इन्फिनाइट डायल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट डायल्यूशन तो किसकी इक्वल होगा, बताइए किसकी इक्वल होगा, वो केटायंस और एनाइंस कंडक्टिविटी जो कि क्या हम लोग इन्फिनाइट डायल्यूशन पर आयंस है, जो कि केटायंस एंड एनायंस पर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डायल्यूशन पर डिपेंड करेगा, क्या करेगा वो
यहाँ डिपेंडिंग ऑन दी कैटायन और एनायन लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि क्या हम लोग का इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। वो किस पर डिपेंड करेगा, कैटायन और एनायंस पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन आयन प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एनायन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी लॉ को कोडारास लॉ ने क्या कहा था, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ, मैं यहाँ पर तो मेंशन नहीं की हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं। आपसे इसमें एग्जाम पूछा जाएगा कि क्लोरास लॉ को अदर नाम से क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, देखो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि क्या बताया था कि ईच आयंस, मैंने क्या बताया आपको कि ईच आयन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे टोटल मोलर आयनिक कंडक्टिविटी में, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, वो क्या करेंगे, टोटल मोलर आयनिक कंडक्टिविटी में करेंगे। तो इस बात को हम लोग इस बात से यानी कि उसमें मतलब ही नहीं पड़ता है कि दूसरे आयंस कि अदर आयंस जो है उसका नेचर कैसा होगा, अदर आयंस का क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, एक मिनट, अदर आयंस का मतलब कि नेचर कैसा होगा कि दूसरे आयंस का मतलब कि अदर आयंस का नेचर कैसा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो इनफाइनाइट डायल्यूशन जो आयंस थे वो क्या थे, काफ़ी डिस्टेंस में थे, काफ़ी डिस्टेंस में थे, बहुत दूर दूर थे, इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, आयंस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आयंस पे पर्टिकुलर आयंस तो हमारे क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट थे, जो कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। अदर आयंस का भी नेचर क्या था, उस अदर आयंस का भी नेचर क्या था कि वो एक सेकेंड, अदर आयंस का नेचर था कि वो एसोसिएट तो हो रहे, तो मतलब कि पहले से वो क्या थे, डिसोसिएट हो गए थे। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन, मतलब कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, मतलब कि जो आयंस डिपेंड ही नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो दूसरा आयंस का नेचर क्या होगा, उससे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उससे उसको पहले वाला आयन का उसका नेचर का कैसे उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, आयोनाइजेशन है, वो क्या, वो आयोनाइजेशन है, इनफाइनाइट आयोनाइजेशन है। ठीक है, तो इनफाइनाइट आयोनाइजेशन है जो कि क्या है, हमारा इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो कि हो चुकी थी आयंस में, फ्रीली क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था, फ्रीली क्या कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे, मूव किधर कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट में, देखो फ्रीली क्या कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, वो क्यों डिपेंड करेगा, जबकि वो पहले से क्या थे, एसोसिएट थे, जबकि वो पहले से क्या थे, वो एसोसिएट थे। तो मान के चलिए कि हम लोग का क्या था, NaCl था, NaCl जो था इनफाइनाइट डायल्यूशन था, इनफाइनाइट डायल्यूशन था, इसके बीच में
इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो Na+ मतलब कि Na+ डिपेंड माइग्रेट करके क्या करेगा, डिपेंड माइग्रेट करके वो इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। तो दूसरे टर्म में अफेक्टेड होगा, क्या होगा, दूसरे टर्म में वो अफेक्टेड होगा क्योंकि वो एसोसिएट के फॉर्म में वहीं पर रह गया था, एसोसिएट के फॉर्म में वो वहीं पर रह गया था। ठीक है, तो इसी ने कोलोराइज लॉ को बताया था कि इसको उन्होंने क्या कहा था कि वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी उसको हम लोग बोलते। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। देखो इसमें और एक टर्म है, मैं आपको बताती हूँ। इसको आप और एक तरफ से बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से वो क्या है, वो रिलेटेड है। तो हम आगे इसका क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या है ना, एप्लीकेशन में क्या है हम लोग का, पहले हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलोराइज लॉ, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट can be easily measured by graphical method. Because of the strong electrolyte, the variation of conductivity with the concentration will often to form the straight line, but is smaller conductivity the electrolyte। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी जो है, जो हम लोग मैंने आपको वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैंने आपको बात की थी, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैंने आपको किसमें बात की थी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म कर रहा था, जिसका हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखे थे, इफेक्ट ऑफ हम लोग डाइल्यूशन देखे थे ग्राफिकली, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखे थे हम लोग ग्राफिकली। वो आइडेंटिटी कर रहा था, वो तो आइडेंटिटी कर रहा था स्ट्रेट लाइन पर, लेकिन बट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वो ग्राफिकली वो क्या कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहा था, उसका ग्राफ ही नहीं हो रहा था, वो तो टेढ़ा इधर उधर जा रहा था, वो ऐसे जा रहा था, वो तो स्ट्रेट लाइन था ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। तो इसी एक्सपेरिमेंट जो हम लोग लैम्डा इन्फिनिटी या फिर जीरो, आप जो भी बोल सकते, इसी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में निकाल ही नहीं पा रहा था वो अपना। तो इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसके बाद कोलोराइज लॉ ने एक लॉ दी, कोलोराइज लॉ ने एक लॉ दी। ठीक है, वो क्या लॉ दी कि जैसे कि अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना चाहते हैं, अगर हम क्या करना चाहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालना चाहते, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जो कि वो उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए मैं आपको और फिर से समझाती हूँ इसमें कि हम लोग का इसमें जब हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कर रहे थे तो इसमें हम ग्राफ रिप्रेजेंट किए थे, एक वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कि स्ट्रेट में था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो कि ऐसे जा रहा था।
तो उसमें हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखे थे, ग्राफिकली प्लॉट किए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आइडेंटिफाई कर रहा था, और लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो क्या कर रहा था, लैम्डा एफ नॉट की वैल्यू वो नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए क्लोराइस लॉ ने एक लॉ दी। तो लैम्डा एफ नॉट जो स्ट्रॉन्ग क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी की वैल्यू से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मेंशन किया गया है कि द कंडक्टिविटी, इसमें क्या है, कंडक्टिविटी क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी हम लोग का क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम मेज़र कर रहे थे, उसके क्या कर रहे थे हम लोग, मेज़र कर सकते थे ग्राफिकली मेथड में बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, वो कंडक्ट में क्या कर रहा था, वो वेरिएशन कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कंडक्ट में वेरिएशन को कंसंट्रेशन के साथ होते हुए क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में होते हुए जा रहा था। लेकिन बट यहाँ पर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफिकली बहुत स्ट्रेट लाइन में चला गया, ठीक है। बट देखो, बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि क्या कहा गया, बट लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं हो सकता था। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द वेरिएशन इन कंडक्टिविटी इज एबनॉर्मल, मतलब कि वो क्या है कि ऐसा वो हो ही नहीं सकता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं कर पा रहा था, उसकी वो क्या थी, एबनॉर्मल थी। अब एबनॉर्मल तो हुई नहीं, एबनॉर्मल क्या था, देखो एबनॉर्मल की अगर बात करें, एबनॉर्मल तो इसकी वजह, एबनॉर्मल जो इज़ नॉट मेजर्ड विथ ग्राफिकली, मतलब कि इसकी वजह से ग्राफिकली वो मेज़र नहीं कर पा रहा था, एबनॉर्मल के कारण वो ग्राफिकली मेज़र वो नहीं कर पा रहा था। तो कंडक्टिविटी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पर, मतलब कि कंडक्टिविटी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पर मेज़र करती जो इनडायरेक्ट मेथड को क्या करती, इनडायरेक्ट मेथड को फाइंड करती। वो मेथड कौन सा हम लोग का, क्लोरास लॉ, क्या वो हम लोग का क्लोरास लॉ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसको क्या करेगी, फाइंड करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की मेजर की वैल्यूज से क्या करेगी, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसमें कहा क्या गया, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय यूजिंग क्लोरास लॉ, इसकी मदद से कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट आर प्रिपेयर्ड एंड द कंडक्टिविटी हैज़ बीन कैलकुलेट द ग्राफिकली एंड द रिलेटिंग कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो उसके मतलब, इसका लैंग्वेज का कहने का मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टिविटी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या है, कंडक्टिविटी है, जो कि क्या वो कंडक्टिविटी है, तो उसको हम यूज़ करके, मतलब कि उसको हम लोग यूज़ करके क्लोरास लॉ की मदद से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक पर्पस का है, इसमें एक हम लोग को, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग एक क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी में केस है जो हम लोग ग्राफिकली मेथड है, अब एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि सॉल्ट को हम लोग क्या करना है, इसमें प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर करना। तो उसकी हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी विथ ग्राफिकली आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हम लोग एक ग्राफिकली पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
तो जो हम लोग लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू थी इसको हम निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में थी नहीं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो जो पार्शियली डिसोसिएट होता, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वो जो ईजिली डिसोसिएट हो रहा था, वो आयंस में कन्वर्ट होकर टूट जा रहे थे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे ले सकते, तो क्लोरास लॉ ने एक लॉ दी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल आप इसे समझ सकते हो। द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैन नॉट बी measured directly but it can be measured indirectly by the conductivity of sodium acetate NaCl and HCl। देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग इसका एक एग्जांपल निकालना है, ठीक है। कि हम लोग को एसिटिक एसिड दिया गया है, हम लोग को एसिटिक एसिड दिया गया है जो डायरेक्टली मेजर्ड नहीं है। वो क्या, वो डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। तो बट उसमें हम सोडियम एसीटेट, इसमें सोडियम एसीटेट और NaCl एंड HCl की हेल्प की मदद से एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। फाइंड आउट हम लोग उसको कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या दिया गया है, सोडियम एसीटेट दिया गया, NaCl दिया गया और HCl दिया गया। तो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयंस में पहले ब्रेक करेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पहले क्या करेंगे, आयंस में ब्रेक करेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, आयंस को पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ब्रेक करेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया CH3COS प्लस H प्लस, ठीक है। तो एसिटिक आयन में क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। तो देखो इसमें क्या बोलेंगे कि एसिटिक एसिड, क्या हम लोग का जो एसिटिक एसिड जो आयन से पहले ब्रेक करके फिर इसके बाद हम लोग ये तो पहले ब्रेक हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग का ये है, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक हो गया, हम लोग का ब्रेक हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CO माइनस प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस में क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। अब आगे देखो, उसी तरह सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट है, इसका भी इक्वेशन में C होगा, इसके भी आंसर पहले ब्रेक होंगे, उसके बाद क्या आएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी इसको क्या करेंगे, हम लोग आयंस को ब्रेक करते जाएंगे। तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CO हो जाएगा प्लस Na प्लस हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो गया। उसी तरह इसमें NaCl में भी इसी तरह करना है, HCl में भी इसी तरह करना है। तो हम फाइंड आउट क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया, इसमें फाइंड आउट हम लोग क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है फाइंड आउट करके, ठीक है। फाइंड आउट करके इन दोनों की हम लोग को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सोडियम एसीटेट NaCl को हम लोग पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तब जाके ये वैल्यू हम लोग की निकलेगी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इक्वेशन, ये जो हम CH3CO कहाँ पर है, देखो पहले कहाँ पर हम लोग CH3 फर्स्ट इक्वेशन सोडियम एसीटेट में ये मिल गया हम लोग को, फिर H प्लस NaCl मतलब कि क्या H प्लस कहाँ पर हम लोग का HCl में, देखो यहाँ पर मिल गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे, 1 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। सोडियम देखो यहाँ पर क्या बन गया हम लोग का, सोडियम एसीटेट
सोडियम एसीटेट बन गया हम लोग का, फिर HCl हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किए, फिर ऐड करने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन 4N2। इक्वेशन हम लोग को 4N2 निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग को, ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है। Na+ और H+ क्या होगा, वो कट जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके हम उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, माइनस करके उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 4N2 की हेल्प की मदद से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ से कट गया, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन हम लोग को लिखा हुआ है, ये यहाँ कट गया, Na+ कट गया, हम लोग का कट गया ना, तो हम लोग सोडियम एसीटेट, फिर HCl आया, फिर यहाँ पर क्या है, दोनों को समअप किए, यानी कि समअप करने के बाद हम लोग क्या है, NaCl आया। ठीक है, तो इन दोनों का मेन इक्वेशन को हम लोग को रखना है। जो हम लोग का मेन इक्वेशन था CH3COO- और H+, जो हम लोग क्या था, मेन इक्वेशन था, तो मेन इक्वेशन को यहाँ पर रख दीजिए। तो हम लोग क्या होगा, एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो पहले आपको क्या करना, तीनों का इक्वेशन को फाइंड आउट करना, फिर इसको आप आयंस में ब्रेक करोगे, फिर इन्फिनाइट आयंस में ब्रेक करोगे, फिर जो मेन इक्वेशन को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, फिर इसको इसके बाद क्या करोगे, आप उसको माइनस करके इसको रिमूव करोगे, तो आपको मेन इक्वेशन जो आपको दिया गया है वो मिल जाएगा। इसमें आपको यही करना, ज़्यादा कुछ तो आपको इसमें करना नहीं है। तो कुछ सेकेंड और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इससे आप कर लोगे। न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वैसे ही करके आप बना सकते हो। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl NaOH and NaCl इफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर, इतना हमें दिया गया है, और इक्विवेलेंट द फाइंड आउट इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टेंस NaOH। तो हम लोग क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। पहले किसको ब्रेक करना है, देखो एक सेकेंड, NH4H को क्या हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, फिर क्या निकालना है, इसको ब्रेक करना है। देखो ब्रेक कर दिए, फिर इसको क्या करना है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में इसको क्या करना है, फिर उसको ब्रेक करना है। फिर क्या करेंगे, फिर NaOH को ब्रेक करेंगे आयंस में, फिर इन्फिनाइट डाइल्यूशन ब्रेक करेंगे, फिर NaCl को भी उसी तरह करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो जो हम लोग मेन इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो हम लोग का मेन इक्वेशन ये दिया गया है, तो हम लोग को ये इक्वेशन को हम लोग को क्या करना, निकालना है। तो आप निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर NH4+Cl-, तो हम लोग NH4Cl- इक्वेशन 1 में है, और यहाँ पर है, तो आप लोग आराम से अपना इक्वेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करोगे, समअप करोगे, तो आपका जो मेन इक्वेशन है वो निकल कर आ जाएगा। फिर जो हम लोग वैल्यू दी गई है उसको आप कैलकुलेशन करोगे, ऐड करोगे, मैनेज करोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसी तरह फाइंड आउट करके आप लोग मेन इक्वेशन को रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड हम लोग का क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट
पार्शली आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है वो? पार्शली आयोनाइज्ड। Degree of dissociation cannot be measured directly by the using of Clausius law. The degree of dissociation of weak electrolyte can be measured indirectly. मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या है, कैसा है, वो पार्शली आयोनाइज्ड है, ठीक है, पार्शली आयोनाइज्ड है। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लोरास लॉ। तो जो हम लोग को क्या है दिया गया है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, बट क्लोरास लॉ की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनडायरेक्टली मेजर में किया जा सकता है, इनडायरेक्टली मेजर्ड में वो किया जा सकता है। इसका पर्पस से टू डिफरेंट सॉल्यूशन आर यूज्ड आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैव बीन प्रिपेयर्ड। मतलब कि 2 सॉल्यूशन हम लोग दिया गया जिसको हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन और लेना है, जिसमें एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, जिसमें कि ओनली 1 सॉल्यूशन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओनली 1 सॉल्यूशन को हम लोग को प्रिपेयर करना है, जिसमें उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन की बेसिस पर होगी, उसकी क्या होगी, नॉर्मल कंसंट्रेशन की बेसिस पर होगी, ठीक है। तो और दूसरा क्या, हम लोग दूसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, दूसरा सॉल्यूशन क्या करना, हम लोग प्रिपेयर करना है किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी पर, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करना, दोनों कंडक्टिविटी की हेल्प से हम लोग क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन को क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना हम लोग का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको किससे रिप्रेजेंट करते, पहले आप ये जानिए, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते अल्फ़ा से। तो जो हम लोग का रेशियो है, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dissociate to the total number of molecules, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या, रेशियो एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसोसिएट इनटू आयंस बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नाउन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका क्या होगा कि मतलब कि इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो और मोलर इन्फिनिटी कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हो विथ सेम टेम्परेचर। फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूशन बोल सकते हो, फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन विथ डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर पर ये डिपेंड भी करता है, ठीक है। देखो आपको अगर कोई डाउट्स है ना तो आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर समझ नहीं आएगा फिर भी आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है।
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।